ना। देखो इधर, तो जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करूं तो आपको समझना है भाई कि ये मान लीजिए हिमालय है, ठीक है। ये क्या है, ये मान लीजिए हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा हिमालय पर्वत हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, हिमालय पर्वत हो जाता है ना। अगर हम यहां बात करेंगे तो समझना, अभी थोड़ा रुककर बनाइएगा। अच्छा, मैंने आपको जब हिमालय पढ़ाया था तो मैंने बताया था इस हिमालय के ऊपर हमें ग्लेशियर देखने के लिए मिलते हैं, बोलो हाँ या ना। इस हिमालय के ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, ग्लेशियर देखने के लिए मिल जाते हैं। इस हिमालय के ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, ग्लेशियर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर, नहीं बनाना तो जरूरी नहीं है, पढ़ना भी कौन सा जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं बनाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा कौन सा भूकंप आ जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है भाई। चलिए अब देखिए, इन ग्लेशियर से क्या निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। इन ग्लेशियर से क्या निकलेंगी, नदियां निकलेंगी, ठीक है। इन ग्लेशियर से क्या निकलेंगी, नदियां निकलेंगी। अच्छा, आप एक बात मुझे बताओ कि ये जो नदियां हैं ये अपने साथ सेडिमेंट लेकर आएंगी या नहीं आएंगी। ये नदियां अपने साथ रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर आएंगी या नहीं आएंगी, एक बार बोलिए। ये जो नदियां हैं ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आएंगी, ठीक है। आप कहेंगे सर हां। क्या उन अवसादों का आकार एक जैसा होगा या फिर अलग अलग होगा। कुछ ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत छोटे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही महीन अवसाद होंगे, ठीक है। तो जब ये नदी अवसाद लेकर आ रही होगी तो सबसे बड़े आकार के जो कंकड़ पत्थर होंगे वो कंकड़ पत्थर यहां जमा होने लगेंगे। सबसे बड़े आकार के जो सेडिमेंट होंगे वो सेडिमेंट यहां पर जमा होने लगेंगे, ठीक है। वो सेडिमेंट हमारे यहां पर जमा होने लगेंगे। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये वाला जो स्थान है, ठीक है, ये जो स्थान है जहां बड़े आकार के, बड़े एवं मोटे आकार के कंकड़ पत्थर जमा हुए, मोटे आकार के अवसाद जमा हुए, अवसाद जमा हुए, जहां सबसे बड़े आकार के जो है कंकड़ पत्थर जमा हुए, ठीक है, कंक्रीट जिसको कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को हमने नाम दिया भावर। ऐसे क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया, भावर। अब देखो इसकी विशेषताएं सुनना, है ना, भावर, है ना। अगर हम यहां पर बात करेंगे, विनय कुमार जी आपका कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन आपने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं इसलिए आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। तो मुझे आपका कमेंट प्रॉपर दिख रहा है, आप भी मेरी पिछली वाली क्लासेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लेशियर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है विनय। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला भावर, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, भावर बोल दिया। अब ये भावर जो है, एक चीज मुझे यहां पर बताइए कि जैसे ये भावर है, ठीक है, तो यहां पर जब मोटे मोटे आकार के कंकड़ पत्थर जमा होंगे तो जो नदी का पानी है वो अंदर चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। जो नदी का जल है वो इसके अंदर चला जाएगा, ऐसे इस तरीके से जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप कहोगे सर हां। तो भावर क्षेत्र में जो नदियां हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं। सवाल यह है कि किस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, तो वो क्षेत्र है भावर। किस क्षेत्र में नदियां गायब हो जाती हैं वो क्षेत्र हमारा कौन सा होगा, भावर, ठीक है। जब यहां बड़े आकार के अवसाद जमा करे गए हैं, ठीक है, जब यहां बड़े आकार के अवसाद जमा हुए हैं
तो क्या इतने मोटे कंक्रीट में हम कृषि को कर सकते हैं? नहीं सर, है ना भाई। तो यहां पर जो है इसको हम बोलेंगे रिवर, जो है रिवर वो इनविजिबल हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, है ना। क्या ये भूमि कृषि योग्य होगी? तो कृषि योग्य नहीं होगी। एग्रीकल्चर जो है यहां पर नहीं किया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, भावर हिमालय के किस भाग से चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है? तो हिमालय में आप याद करो, मैंने आपको ट्रांस पढ़ाया था, फिर ग्रेटर हिमालय पढ़ाया था, फिर मिडिल हिमालय पढ़ाया था, फिर शिवालिक हिमालय पढ़ाया था। तो भावर किससे चिपका हुआ है? शिवालिक हिमालय से। किससे चिपका हुआ है? शिवालिक हिमालय से। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? मैंने पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने पहले पर्वत पढ़ाए, अब मैं मैदान पढ़ा रहा हूं और हम ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रांस के बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद जो है हमारा मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक, और शिवालिक से ही जुड़ा हुआ है क्या? हमारा जो है भावर क्षेत्र। ठीक है, तो दो बातें पता चली इसके बारे में। अब नदी, ये वाली नदी आगे बढ़ रही है, और नदी जब आगे बढ़ेगी तो इसके कंपैरेटिवली जो छोटे आकार के कण होंगे वो यहां पर जमा होने लगेंगे। ठीक है ना भाई। मुझे जलेबी याद आ गई, मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूं तो भाई, है ना, जलेबी मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, है ना। ठीक है, आप में से भी कई लोगों को पसंद होंगी भाई जलेबियां। ठीक है, तो ये जो है छोटे आकार के कंकड़ पत्थर यहां पर जमा हो जाएंगे, है ना, छोटे आकार के। और ये वाले कंकड़ पत्थर कैसे हैं? तो छोटे एवं महीन अवसाद, छोटे एवं महीन अवसाद। ठीक है भाई, बहुत सुंदर भाई, सबको ही पसंद है लगभग। ठीक है, चिंता मत करिए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद बंटवाएंगे फिर, है ना। देखो इधर, तो जहां छोटे एवं महीन आकार के अवसाद जमा होते हैं उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? तराई। उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? तराई। तराई रीजन ये हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि जब ये जो जल अंदर की ओर गया था, जब कणों के बीच में गैप कम होगा तो ये पानी ऊपर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? जब, अगर हम बात करेंगे, जब कणों के बीच में गैप कम होने लगेगा तो जो उसके बीच में जल है वो तो सतह पर आ जाएगा। ठीक है, तो नदियां पुनः दिखाई कहां देती हैं? नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं। रिवर यहां पर कैसी हो जाती हैं? विजिबल हो जाती हैं। ठीक है, नदियां इस क्षेत्र में क्या हो जाएंगी? विजिबल हो जाएंगी, यानी कि दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, इस क्षेत्र में नदियां जो है वो पुनः दिखाई देने लगती हैं। क्लियर बात यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि जब यहां छोटे एवं महीन आकार के अवसाद हैं तो क्या यह भूमि कृषि योग्य होगी? तो बिल्कुल सर, कृषि योग्य भूमि ये होगी। अभी बनाना नहीं है ये, वरना तो फिर रायता फैल जाएगा भी, है ना। एग्रीकल्चर वर्क यहां पर किया जा सकता है, एग्रीकल्चर वर्क यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहां पाए जाते हैं ये स्थान? तो देखो, जो भी हमारे साथी इस क्लास में जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इन जिलों में रहते हैं। बिहार के उन जिलों में रहते हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले हैं, वहां वो निवास करते हैं। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में हमें भावर और तराई दोनों क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप गोरखपुर में रहते हैं तो आप तराई के क्षेत्र में रहते हैं, है ना भाई। तो आप कहां पर? तराई। प्रयागराज क्योंकि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में लगभग आता है तो वो बुंदेलखंड से टच होता है, वो तराई और उन क्षेत्रों में नहीं है। ठीक है
है ना भाई, क्लियर। प्रयागराज में हम खादर भूमि को कह सकते हैं क्योंकि वहां गंगा यमुना नदियां जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है ना। चलिए, समझ में आई बात या नहीं आई, पहले ये बताओ मुझे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर भाई। बस्ती, मेरठ, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। हस्तिनापुर मंदिर है वहां पे, है ना। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। आजमगढ़, दिल्ली, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, चलिए, माइक्रो कह सकते हैं उसको, फिरोजाबाद, अरे वाह, चूड़ियों का शहर, है ना। बिल्कुल भाई, बलिया, जमशेदपुर, अरे वाह। मुरैना, गजक बहुत प्रसिद्ध है भाई मुरैना की। ठीक है, मैं तो एक बार गया भी हूं, अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा भाई, अलग अलग क्षेत्रों से देखे लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है जब। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। अब आते हैं आगे अगले पॉइंट पर। ठीक है, मुंगेर, भुवनेश्वर, अरे वाह। चलिए, है ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये परिचय तो होते रहेंगे, अब आ जाते हैं आगे ना। देखो इधर, ध्यान से समझिए। तो छोटे एवं महीन अवसाद हो गए। अब देखो यहां पर अगर हम यहां बात करें अगले पॉइंट पर, तो ये नदी आगे बढ़ रही है ऐसे, है ना। अब एक क्षेत्र ऐसा होगा, एक क्षेत्र जैसे आपके गांव या शहर के आसपास से कोई नदी जा रही है, आपके गांव या शहर के आसपास से कोई नदी जा रही है, तो क्या वहां पर बाढ़ आती है? जी सर। क्या वहां पर पानी की कमी होती है? नहीं सर, सिंचाई खूब होती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये नदी के पास वाला क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये जो क्षेत्र है, ये नदी के पास वाला क्षेत्र हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो नदी के निकट है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो रीजन है साथियों हमारा, ये है नदी, कोई भी नदी हो सकती है, नदी के निकट, या फिर गंगा नदी के निकट या यमुना नदी के निकट, तो नदी के निकट का क्षेत्र। नदी के निकट के क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, और बाढ़ आने पर जो मिट्टी है वो नई होती चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नदी के पास वाले क्षेत्रों में बाढ़ आएगी, और उसके बाद मृदा का नवीनीकरण होगा। मृदा का नवीनीकरण होगा। मृदा का क्या हो जाएगा? नवीनीकरण। और मृदा का नवीनीकरण होता रहेगा प्रतिवर्ष, तो इसको हम कहेंगे खादर भूमि। इसको क्या कहा जाएगा? खादर भूमि। तो खादर भूमि कहां देखने के लिए मिलेगी? खादर भूमि देखने के लिए मिलेगी नदी के निकट वाले क्षेत्र में। नदी के निकट वाले क्षेत्र में। इसीलिए मैं बोल रहा था डायग्राम बाद में बनाना है, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरा अंडरस्टैंडिंग का खेल है। ठीक है, उसके बाद मैं समय दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे पास खूब बहुत समय है चीजों को पढ़ने का, सीखने का, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करके चला करो बस। एक क्षेत्र ऐसा होगा जो नदी के दूर होगा, नदी के दूर। यहां क्या यहां पर नदी का जल पहुंच पाता है? नहीं। यहां पर सिंचाई भी ट्यूबवेल वगैरह से करते हैं हम लोग, है ना भाई। ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई यहां पर करी जाती है। तो यहां पर नदी का जो जल है वो सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? नदी के दूर का क्षेत्र। नदी के दूर का क्षेत्र। अच्छा, जो नदी के दूर का क्षेत्र है, क्या यहां पर बाढ़ आएगी? नहीं सर। जब यहां पर बाढ़ ही नहीं आएगी तो क्या यहां मिट्टी का नवीनीकरण होगा? नहीं सर। तो इस भूमि को हम कहेंगे बांगर भूमि।
इस भूमि को क्या कहा जाएगा? बांगर भूमि इसको कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? बांगर भूमि इसको कहा जाता है। ठीक है, बांगर भूमि जो है वो इसको कहा जाता है। क्लियर है ना भाई? तो ये वाला जो क्षेत्र है वो बांगर भूमि। अब देखो यहां पर जो हमारा, ठीक है, क्षेत्र बना, नदी के द्वारा जो भी मिट्टी लाई जाती है, चाहे वो ये मृदा हो, 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 नदी के द्वारा, ठीक है, नदी के द्वारा जो है, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये वाली जो मृदा है इसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और जहां पर अपडेशन होता रहेगा सॉइल का उसको हम बोलेंगे न्यू एलुवियल सॉइल, नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल, जहां पर मृदा का अपडेशन नहीं होगा, है ना, वहां पर हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओल्ड एलुवियल। यहां से सवाल आता है, ध्यान रखेंगे, एलुवियल सॉइल नहीं, ओल्ड एलुवियल सॉइल, बिल्कुल पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो जो खादर क्षेत्र है वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो बांगर क्षेत्र है वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आया? यहां से कोई नदी निकलती है, वो नदी सबसे पहले भावर क्षेत्र का निर्माण करती है, क्योंकि इतने बड़े आकार के मोटे कंकड़ पत्थरों को दूर तक ले जाना संभव नहीं है। ठीक है भाई, तो वो यहीं रुक गए, यहां रुक गए, उसके अंदर पानी चला गया। इसलिए आप देखते हैं पहाड़ों में नदी बहुत विकराल रूप नहीं होता है, पहाड़ों में कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं और हम नदी के बीच में से पार करके निकल जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते? लेकिन मैदान में जब नदी आएगी तब पार नहीं कर पाओगे, तब तो फिर नदी के साथ ही बंगाल की खाड़ी में दिखाई दोगे कि भैया वो तैर रहे थे, राफ्टिंग कर रहे थे ऋषिकेश में, अब कहां है? बंगाल की खाड़ी में मिलेंगे, ढूंढ के लेके आओ। ठीक है भाई, क्योंकि उसका बहाव लगातार जो है, ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं पहाड़ों पर जो है बहाव अधिक होता है, क्योंकि इस तरीके से यहां से फिर नदी ऐसे चलती है। ठीक है, तो जब नदी यहां से ऐसे चलती है तो दूर तक फैलती है। भाई कोई अगर बहुत प्रेशर से ऐसे गिर रहा है पानी, तो क्या वो बहुत क्षेत्रफल में फैलेगा? नहीं, है ना, वो प्रेशर से गिर रहा है, फिर जब वो ऐसे चलेगा तो दूर तक फैलेगा, दूर तक फैलेगा। समझ में आ गई बात आपको? यहां तक की बात क्लियर है? सर ज्योग्राफी बहुत समझ में आता है, क्या करें इसके लिए? बहुत समझ में आता है तो उसको भी कंट्रोल करना है क्या? है ना भाई? ठीक है, बहुत कम समझ में आता है ये कह सकते हैं, तो इसके लिए आप बार बार क्लास, एक दो बार क्लास देख लिया करो। ठीक है, चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, पूरा डायग्राम मैंने आपको समय दे दिया है, आप ठीक से इसको बना लीजिए, फिर हम अगले कंसेप्ट में बात करेंगे भाई। ठीक है, बनाइए इसको। आप इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे। बना लीजिए, आराम से बना लीजिए, तब तक मैं, है ना, मैं किताब क्या एमसीक्यू मैं आपको करवा दूंगा, तो आप क्यों इतना परेशान होते हैं? ठीक है, एक साथ सब पढ़ लोगे क्या? आप मुझे बताओ। ठीक है, जो धीरे धीरे चला है, धैर्य के साथ चला है, उसी ने ज्यादा चीजें सीखी हैं, और जिसने बहुत ज्यादा एक साथ खाने की कोशिश करी है ना, तो फिर पेट खराब ही हुआ है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, पता ना लिखते कुछ और हैं, लिखा कुछ और जाता है। आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना, ठीक है भाई, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए खुद पे। कोई ये मतलब मुझे कोई और प्रॉब्लम लग रही है कि भाई, है ना, कि सर मैं जा कहीं और रहा था, पहुंच कहीं और गया। ठीक है, मैं लिख कुछ और रहा था, लिखा कुछ और जा रहा है ना, ऐसी स्थिति, कौन सी स्थिति होती है आप समझ ही गए होगे सब। ठीक है, तो
है ना भाई, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इस चीज पे, कोई नहीं, फिर सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, है ना। चलिए ठीक है, अभिषेक आपको पता है ना, ठीक है, कि आप अभिषेक की ही क्लास में हैं। बहुत खतरनाक स्थिति, बोलना ही नहीं है उल्टा सुल्टा तो बिल्कुल, ठीक है। करिए आप इसको नोट जल्दी से। है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, खुशी आप एक दो बार क्लास को देखोगी, है ना, तो चीजें अच्छे से होने लगेंगी, है ना। कम समझ में आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अंडर एस्टिमेट करते रहें, आप पढ़ना ही छोड़ दें या ऐसा कुछ, ठीक है। आप आराम से कंफर्ट होके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएंगी। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है खादर, यहां एग्रीकल्चर वर्क होता ही होता है। खादर भूमि में गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। तराई, तराई क्षेत्र में गेहूं, गन्ना, धान, ये जो है साथियों वो बहुत अच्छे से उत्पादन हो जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए कोई बात नहीं भाई, है ना, आप एकदम चिंता मत करिए। आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहां तक की चीजों को डिस्कस किया, और जब हमने यहां की चीजों को डिस्कस किया तो हमने ये पाया कि ये चारों के चारों जो है कैसे बने हुए हैं, ठीक है, ये चारों के चारों जो है कैसे बने हुए हैं, क्लियर, ठीक है भाई। तो भावर क्षेत्र की विशेषता समझ में आ गई, मैं एक एक करके इनको लिखूंगा भी। तराई क्षेत्र की विशेषता समझ में आ गई, खादर की विशेषता समझ में आ गई, और बांगर की विशेषता भी समझ में आ गई होगी आपको। जब आप सॉइल पढ़ेंगे, है ना, जब आप सॉइल पढ़ेंगे तो सॉइल में भी हम लगभग लगभग इन्हीं चीजों के आसपास डिस्कशन कर रहे होंगे। क्योंकि देखो कोई भी नदी जो होती है, वो नदी जब अपने साथ सेडिमेंट लेकर आती है तो उससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, और उसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी